चलिए देखिए आज देखते हैं इसके पहले जो 11th क्लास में हमने देखा हुआ था, क्या देखा था, मूलभूत राशियां, है ना, मूल राशियां। और मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया हुआ था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि मैं व्युत्पन्न राशि एक बार और बता चुका हूँ और एक बार बना चुके हैं उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो देखिए व्युत्पन्न राशियाँ, है ना, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो जो कि मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है। किससे? मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है। मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न होती है मतलब हम बोलेंगे उत्पन्न होती है, या हम क्या कह सकते हैं कि मूल राशियों से या मूल राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब व्युत्पन्न राशि क्या किसे कहेंगे हम? वे राशियां जो कि मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सी बात हम ये लेते हैं कि क्षेत्रफल, हमने क्या ले लिया, मान लो जैसे में हम ले सकते हैं क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो हमने बोला लंबाई गुना चौड़ाई। हमने क्या बोला? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये क्या है हमारे पास? लंबाई और चौड़ाई, ये कौन सी राशि है? लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से, ठीक है। चौड़ाई को किससे मापा जाता है? मीटर से। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया हुआ था, विमेय सूत्र भी बताया हुआ था। क्या होता है ये? एल, और इसके लिए भी क्या होता है? एल फॉर लेंथ, ठीक है। तो यदि मैं क्षेत्रफल के लिए, ये क्षेत्रफल क्या है? सीधी सी बात है, किसी भी क्षेत्र का मुझे एरिया निकालना हो, मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, तो मुझे क्या करना होगा? उसकी लंबाई और चौड़ाई को माप करके उनका यदि हम गुणा कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यहाँ पर लंबाई कैसी राशि है? तो हमने बोला मूल राशि, ठीक है। चौड़ाई कैसी राशि है? तो ये भी कैसी है? मूल राशि। और इन्हीं मूल राशियों से अपना एक नई क्वांटिटी तैयार हुई, नया अपने पास एक बोल सकते हैं इकाई तैयार हुई, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और उस क्षेत्रफल पर यदि डायमेंशनली इसको हम देखें तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप आयतन को ले सकते हैं, ठीक। आयतन को लेंगे तो क्या मिल जाता है हमारे पास? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये ऊंचाई जो है इसको भी हम मीटर से मापते हैं, इसको भी हम मीटर से मापते हैं, इसको भी हम मीटर से मापते हैं। इसके लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल। इसके लिए भी क्या होगा? एल। इसके लिए भी क्या होगा? एल। एल एल एल, ये क्या हो जाएगा? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आयतन का हमारे पास? एल की, ठीक है ना। फिर से मैं उस पे फिर से उसको एक रिवीजन अपन समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? एक रिवीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आयतन है ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि मतलब मुझे ये जानना है कि किसी भी बॉक्स में या किसी कमरे में कितनी चीजें हम रख सकते हैं, कितना उसमें सामान हम रख सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा उसके अंदर आ सकती है, कितनी गैस उसके अंदर आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट तैयार हुई जिसको हमने क्या कहा? आयतन, है ना। वैसे ही क्षेत्रफल कितना है उसको मापने के लिए तो ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है, आयतन। हमारे पास एक नई भौतिक राशियां पैदा हो रही है ना। तो ये जो भौतिक राशियां हैं जो किससे बन रही है? मूल राशियों से प्राप्त हो रही है ना। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से हमें प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों कैसी हैं? मूल राशि। और मूल राशि से हमको क्या मिल रहा है? आयतन। इसलिए आयतन कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम क्या ले लेते हैं? घनत्व को लेकर देखते हैं। तो घनत्व क्या होता है? देखिए, तो घनत्व होता है हमारे पास द्रव्यमान बटे
द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान के लिए हमारे पास राशि कौन सी होती है, देखिए ये जो हम निकाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, विमीय सूत्र। इसका अपना एक अलग महत्व है। अच्छा, इसको निकालने में एक चीज और मैं बता दूं आपको बेटा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके डायमेंशन फॉर्मूले से आने ही आने हैं, कंफर्म कि 2 फॉर्मूले आपको डायमेंशन। कई बार आपको पूछ लेगा कि कोई भी एक भौतिक राशि दे देगा, बोलेगा उसका विमीय सूत्र निकाल के बताइए, ठीक है। अब मैं वो बताऊंगा आगे जाकर के कि विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हमने छोटी छोटी चीजों के लिए निकाल कर देखते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं मूल राशियां जितनी भी थी वो सारे मूल राशियों के लिए मैंने जो विमीय सूत्र, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है, m है विमीय सूत्र, ठीक है। टाइम, समय के लिए क्या है, t। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जो अपने पास बनाया हुआ है मैंने, उसमें सारी चीजें मैंने मूल राशियों के जो विमीय सूत्र हैं वो किस तरह से डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए क्या है, m, और आयतन अभी जस्ट हमने निकाला, क्या होता है, L3, जस्ट निकाले हैं अभी, देखो ये L3 आयतन के लिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आयतन के लिए क्या लिख दिया मैंने, ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ना लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट L3 लिख दिया। तो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, m, और ये l को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी हम नीचे पे यदि घात धनात्मक है, यदि उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, ml-q। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, ये सब कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। इस तरह से और आगे हम इसको देखते हैं तो और हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। देखो और थोड़ा सा मैं इनको डिराइव कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए और थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाए कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है और उनको किस तरह से उनका विमीय सूत्र किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक राशि की बात करता हूँ, वेग। अच्छा, ये एक भौतिक राशि, ठीक है। अच्छा, वेग जो है एक नया, हम पहले तो पता ही नहीं था कि वेग होता क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने फिजिक्स के, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते गए, भौतिकी में आगे बढ़ते गए, तो एक नई राशि हमको मिली। अब ये नई राशि कैसे आई, तो देखिए यहाँ से मान लो ये एक जगह है, यहाँ से एक हमने एक फिक्स लेंथ ले लिया a और b, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये जो एक p था वो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगा रहा है, तो हमने बोला 2 मिनट लगाया। यहाँ से यहाँ तक a से b तक जाने में जो पर्सन p है वो कितना समय लेता है, 2 मिनट लेता है। और जो q पर्सन है वो कितना लेता है, तो हमने बोला 4 मिनट लेता है, ठीक है। तो a से b तक जाने में p को 2 मिनट लगते हैं और q को 4 मिनट लगते हैं। अर्थात हम ये बोलेंगे कि ये इसका जो वेग होगा, अब यहाँ पर क्या मतलब ऐसी कौन सी राशि हम उसको क्या नाम दें, तो हम बोलेंगे कि भैया इसको हम वेग नाम दे देते, ठीक है। तो वेग क्या है, तो वेग क्या बताता है, उसकी गति को बताता है, गति को कि वो तेज था या धीमा था, ठीक है ना। तो उसको ये प्रदर्शित करता है वेग, या इसको हम एक तरीके से चाल, है ना। तो चाल या वेग हम उसको बोलेंगे। तो ये चाल और वेग में भी डिफरेंस होता है। जब मैं आपको सदिश और अदिश पढ़ाऊंगा इसमें, तब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि वेग और चाल में क्या डिफरेंस होता है। पहले अभी हम सिर्फ डायमेंशन की बात करते हैं, तो उसमें तो एक बात बताइए कि वेग किस किस पर निर्भर करता है। तो वेग निर्भर करता है किस पर, दूरी पर। एक तो ये दूरी है ना, यदि मैं ये दूरी बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली समय भी ज्यादा लग जाएगा, है ना। और दूरी को मैंने a से b रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है, दूरी फिक्स रखा हुआ है और समय को देख रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ जा रही है कि भाई ये थोड़ा सा पैदल जा रहा होगा और ये दौड़ते हुए जा रहा होगा। बात समझ में आ रही, मतलब इसका अभी मैंने बोला ना कि वो नई राशि क्या है, वेग, जिससे मैं उसकी गति को मापता हूं कि उसकी गति तेज थी या ज्यादा थी या कम थी, उसकी गति ज्यादा थी या कम थी। तो उसको मैं किससे मापूंगा, वेग या चाल से। यदि वो एक निश्चित दिशा में जा रहा है तो उसको मैं वेग बोलूंगा। यदि उसकी गति जो है ऐसी होगी, इस दिशा में, मतलब इस तरह से वो गति कर रहा है, इस तरह से वो गति करेगा जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, तो उसको मैं चाल बोलूंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सदिश और अदिश का कंसेप्ट आ जाता है। बट दोनों का डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, वो सेम होगा।
क्योंकि चाल भी किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर। यदि दूरी ज्यादा होगी तो समय ज्यादा लगेगा और दूरी कम होगी तो समय भी कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया, मुझे जानना था भाई, हो सकता था कि P यहाँ तक जाने में 4 मिनट ले रहा है और Q यहाँ तक जाने में कितना ले रहा है 4 मिनट ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर P ज्यादा दूरी तक चल रहा है और ये कम दूरी तक चल रहा है। हो सकता है दोनों का वेग कैसा हो या दोनों की गति कैसी हो, समान हो, कोई ज्यादा कोई कम ना हो। लेकिन मुझे एक फिक्स दूरी नापने पर या फिक्स दूरी कर देने पर मुझे वेग पता चल जा रहा है। कैसे पता चल जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाने पर केवल 2 मिनट ले रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना ले रहा है, 4 मिनट ले रहा है। अर्थात हम ये बोलेंगे कि P का वेग अधिक है, P की गति अधिक है। अर्थात हम वेग एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु या हम बोलेंगे किसी भी गाड़ी अपन बोल सकते हैं, या किसी भी इंसेक्ट मतलब कोई भी वस्तु की गति को क्या करता है, निर्धारित करता है कि वह गति तेज थी या धीमी थी। इज दैट क्लियर। तो वेग किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो वेग निर्भर करता है दूरी और समय पर। अर्थात वेग बराबर हमने क्या लिखा, तो वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी को हम किससे मापते हैं, तो दूरी को हम लंबाई मीटर से मापेंगे और मीटर के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L है, और समय के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, T है। अर्थात यदि मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो ये हो गया L, T जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर में कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अर्थात इसका विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा। और ये कैसी राशि है, देखो किस किस से मिलकर बनी हुई है, दूरी मूल राशि है ना, समय वो भी कैसी है, मूल राशि। दोनों मूल राशियों से मिलकर के वेग बना हुआ है। अर्थात वेग कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। इज दैट क्लियर। वेग के बाद हम त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो वेग क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा। तो वेग का बढ़ना मतलब वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। किसके साथ में, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, त्वरण। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन लिख दो यहाँ पर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे वेग में परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है। यदि हम यहाँ पर गोली चलाएंगे तो यदि मान लो मैं यहाँ पर गोली चलाता हूँ तो गोली चलाने पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। लेकिन वहां पर वेग क्या होगा, बहुत तेजी से गोली आएगी और यहाँ पर जैसे ही उसको सख्त या फिर सॉलिड जगह मिलेगी, जहां पर उसको ठोस जगह मिले वहां टकराएगी और उसका वेग क्या होगा, धीरे से कम होता जाएगा और लास्ट में 0 हो जाएगा। मतलब वेग क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। आप 60 की स्पीड में आ रहे हो, सामने पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उससे मिलने के लिए क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, ठीक है। 60 से क्या हुआ, 40 हुआ, 40 से 20 हुआ, 20 से 0 हो गया, ठीक है। तो वेग क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक। और आपने पहले रोड आपकी खराब थी, आपकी रोड अच्छी मिली, आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया, वेग वहां पर क्या हुआ, बढ़ गया। तो वेग में जहां पर भी परिवर्तन आएगा, यदि वेग में परिवर्तन कैसा हो, अधिक हो, तो उसको हम त्वरण बोल देते हैं। और वेग में परिवर्तन यदि कहां क्या हो, कम हो जाए, वेग कम हो जाए, तो वहां पर उसी को हम नाम दे देते हैं, त्वरण की जगह उसको हम नाम देते हैं मंदन। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन और इसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन, या इसको बोलेंगे डीएक्सेलरेशन, ठीक है, इस मंडल में। तो इसके लिए भी वही चीज है, वेग में परिवर्तन बटे समय, बट नाम चेंज हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा कम हुआ, वेग कम हुआ तो मंदन, वेग बढ़ गया तो त्वरण। इज दैट क्लियर। वेग में परिवर्तन, तो वेग के लिए अभी हमने निकाला हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला, क्या निकाला हुआ है, L T -1, और समय फिर से आ गया हमारे पास नीचे,
अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए l t-1, और ये यहाँ पर t जब ऊपर जाएगा तो ये फिर से -1 हो जाएगा। अब देखिए हमको मालूम है कि यदि आधार एक हो और घातांक अलग अलग हो या एक हो, जैसे दो, लेकिन यदि आधार एक होता है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो -1 प्लस -1 कितना होगा, -2 हो गया, है ना। तो हमारे पास त्वरण के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, LT-2, ये त्वरण का हो गया, ठीक है ना। अभी समझ में। अब हम बात करते हैं बल की। मैंने देखो एक बार बता दूं मैं आपको, वेग मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे गति, है ना। और जब हम एक विमीय गति पढ़ेंगे तो एक विमीय गति में हम वेग भी पढ़ेंगे, चाल भी पढ़ेंगे, त्वरण भी पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कौन सी राशि है, देखिए ये वेग और किससे मिलकर बनी है, समय से मिलकर बनी हुई है। ये भी किससे मिलकर बनी हुई है, मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। मूल राशि से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको हम कौन सी राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। तो त्वरण भी कैसी है, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि के बारे में मैं ये व्युत्पन्न राशि बताते बताते आपको विमीय सूत्र को भी बताना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली जो हमारे पास विमीय सूत्र है वो किस तरह से आते हैं। तो त्वरण के लिए हमारे पास क्या हो गया विमीय सूत्र, देखिए इसको फिर से दिमाग में रख लीजिए, LT-2 कैसे निकाला, तो अभी जस्ट हमने देखा, उसको निकालने की प्रक्रिया हमने देख लिया, ठीक है, उसको हम समझ भी लेंगे। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं, चाल, क्या देखते हैं, सॉरी चाल नहीं, बल, बल के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। बल बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने सिंपली पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हमको न्यूटन ने दिया हुआ है, तो न्यूटन के जो 3 नियम है उसमें भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बल को अलग से समझेंगे, ये चैप्टर्स में आएंगे, बट अभी हमको व्युत्पन्न राशि पढ़नी है, तो बल भी एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है, m, और त्वरण के लिए हमारे पास क्या है, देखिए LT-2, अर्थात बल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए MLT-2। मतलब ये कि बल किन किन, देखो विमीय सूत्र हमको क्या बताता है, विमीय सूत्र हमको क्या बताता है कि बल जो है एक व्युत्पन्न राशि है जो किन किन मूल राशि से मिलकर बनी हुई है और किससे कितना अफेक्ट होगी, कितना प्रभावित होगी। बात समझ में आ रही है, किससे कितनी प्रभावित होगी वो सारी चीजें बताता है। बल किस राशि पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, सीधी सी बात है। यदि कम द्रव्यमान रहेगा, यदि मैंने चौक से फेंक करके आपको मारा, है ना, तो क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि मैंने इतना बड़ा पत्थर ले लिया, है ना, और मारूं आपको जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, और उसको उससे मारूं तो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बल ज्यादा लगा। किससे लगा, क्या बढ़ाने से ज्यादा बल लगा, द्रव्यमान को बढ़ाने से। अर्थात बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। यदि आप 1 किलोमीटर दूरी पर हो और मैं पत्थर से मारूं तो वहां जाते तक वेग क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, तो लगेगा क्या हमको, नहीं लगेगा। वहीं पर यदि द्रव्यमान इतना ही है लेकिन इसमें मैं बहुत तेजी से मारूं तो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वेग क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अर्थात द्रव्यमान किस पर, सॉरी बल किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर। यदि पास होंगे तो ज्यादा लगेगा, दूर होगा तो कम लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्टली ये किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। अच्छा, किस पर निर्भर करता है, और समय पर, है ना। जितना कम समय लगेगा, अब कम समय कब लगेगा, जब वेग यदि अधिक होगा। वेग अधिक होगा तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात समय पर सबसे ज्यादा ये क्या करता है, निर्भर करता है। और समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम समय लगेगा, कम समय पे बल अधिक होगा। और समय यदि ज्यादा हो जाए, मैं ऐसे पकड़ूं और ऐसे मारूं तो आप लोग बकायदा ऐसे किच कर लोगे, लेकिन वहीं पर मैं यदि ऐसे तेजी से मारूं तब मेरा रिएक्शन देखना, समझ में आ जाएगा। मैंने यदि ऐसे किया और ऐसे किया जोर से, तो वहां पर फोर्स क्या हुआ, समय, क्योंकि क्या लगेगा, कम। समय कम लगा, बल ज्यादा लगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो समय कम, अर्थात बल कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय के अधिक होने पर बल
कम होगा, और समय कम होगा तो बल। तो ये हमको ये जो विमेय सूत्र है वो इंफॉर्मेशन देती है, वो हमको एक निर्देशित करती है, या हमें एक संदेश वो देती, इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो बल है वो किन किन राशियों पर और कितने अनुपात में, है ना, और किस तरह से, किस डायमेंशन से वो क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है हमको। इज दैट क्लियर? और वो किसके अनुक्रमानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती है। अभी ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से हमारे पास बल हो गया। बल के बाद हम किस में आते हैं? तो बल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। त्वरण कैसी राशि हो गई? अच्छा, त्वरण भी किस पर निर्भर करेगा? कौन कौन सी मूल राशि पर निर्भर कर रहा है? तो हमने बोला दूरी और समय। ठीक है, अच्छा, फिर से अभी हमने क्या ले लिया? बल ले लिया। बल के बाद हम क्या ले लेते हैं? कार्य देखते हैं। ठीक है, कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है, कार्य को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि भैया ये बाल्टी पर पानी रखा हुआ है, इसको यहां से वहां लेकर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाल्टी पर पानी रखा हुआ है, मैंने बोला आप यहाँ से लेकर के वहां चले जाइए। तो मैंने 1 घंटे बाद देखा बाल्टी वहीं रखी हुई है, कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैंने बोला कि फिर से उसको जोर लगाकर बोला भैया मैंने क्या बोला था, काम करने कहा था, आपने काम नहीं किया। मैंने क्यों बोला काम नहीं किया? क्योंकि उसने बल नहीं लगा। ठीक है, बल लगा दिया उसने, ऐसा उठाया, जैसे ही मेरे को देखा कि ये चले गए तो उसने उसको वहीं रख दिया। बल लगाया था, लेकिन जैसे ही मैंने, तो उसमें क्या नहीं हुआ? विस्थापन नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसे और डांटा तो उसने क्या किया? उस पर उसे उठाया और वहां तक ले गया। अब मैं आकर देखा तो मैं संतुष्ट हो गया कि मैंने बोला हाँ काम हो गया, कार्य हो गया। क्या देखा मैंने ये देखा कि उसने बल लगाया और उसको वहां तक ले गया। बल लगा करके क्या किया? विस्थापित कर दिया, है ना। तो बल और विस्थापन, बल के साथ में क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए, तो कार्य मेरा हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर यदि इसी दीवार पे मैं ऐसे लगाऊं, ये बल लगा रहा हूं, विस्थापन हुआ क्या? तो कार्य का हुआ? नहीं हुआ। तो बल लगा देने से ही कार्य होगा क्या? नहीं होगा। बल लगाने के बाद क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। तो बल गुना विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य। तो यहाँ पर बल का विमेय सूत्र अभी हमने निकाल लिया। क्या निकाला भाई? m/t-2 है कि नहीं? और विस्थापन के लिए क्या होता है? h। विस्थापन को दूरी से मापेंगे। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो l से l का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारे पास ये विमेय सूत्र हो गया। ये किसका विमेय सूत्र हो गया? कार्य का हो गया। समझ में? बस कहते कार्य ही ऊर्जा की माप है। तो ऊर्जा के लिए यदि अपन ले तो गतिज ऊर्जा ले लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, खैर मैं इसको आपको बताऊंगा। वो होती है 1/2 mv², है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्य किस किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर और समय पर। ये 3 मूल राशियों पर निर्भर करता है। वैसे यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास क्या 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई भी कांस्टेंट राशि जो स्थिरांक होते हैं उसके कोई भी विमेय सूत्र नहीं होते हैं। ये m द्रव्यमान है, तो m के लिए कैपिटल M, और ये v² है। तो देखो v क्या है? यहाँ पर v क्या है? वेग, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है विमेय सूत्र? देखो का स्क्वायर। तो फाइनली देखो क्या मिल जाएगा? देखो m l का स्क्वायर और t का क्या मिला मुझे? m l² t-2। मतलब ये क्या है? ऊर्जा। तो मैंने इसको इसलिए कार्य के बाद इसको बता दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कार्य ही ऊर्जा की माप होती है। तो जो कार्य का विमेय सूत्र होगा वही किसका होगा? ऊर्जा का होगा। ठीक है ना। ये गतिज ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा के लिए भी निकालोगे तो वही मिलेगी आपको। देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा के लिए निकालेंगे तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? mgh। m क्या है? तो m क्या है? द्रव्यमान,
जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है ना, तो त्वरण के लिए क्या होता है? एल टी माइनस टू। एच क्या है? हाइट। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये इसको हमने यहाँ से ये यहाँ तक है ना, तो ये जो हमने कार्य किया इस चौक पर, ये इसमें क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो H क्या हुआ? L हो गया। तो देखो फाइनली क्या मिल गया मुझे? M, L से L का गुणा हुआ तो L स्क्वायर T माइनस टू। देखो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो वो किसकी मात्रा विमेय सूत्र के बराबर होगा? कार्य के विमेय सूत्र के बराबर। इज क्लियर? क्योंकि कार्य ही ऊर्जा की मात्रा। इस तरह से और भी आगे हमारे पास है, हमारे पास और भी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि है, बल भी है, कार्य है, विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं संवेग। संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है हमारे पास, देखो मैंने यहां बोला संवेग। संवेग ये क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। इसको हम क्या बोलते हैं? संवेग। आपको कभी अभी आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ व्युत्पन्न राशि बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपको सोचना भी नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, सर ये सारी चीजें कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, ये चैप्टर्स में है आपके, ये आपके यूनिट्स में है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बनी है? तो द्रव्यमान और वेग से मिलकर बनी है। तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? m से। वेग के लिए हमारे पास क्या है? माइनस। फिर हमारे पास क्या है? आवेग है ना। आवेग क्या होता है? तो हम बोलते हैं बल गुना अल्प समयांतराल। अल्प समयांतराल, ठीक है। तो बल क्या हो जाता है? तो हमको मालूम है एम एल टी माइनस टू। अल्प समयांतराल, समयांतराल समय जो भी होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? टी से। आप देखिए यहाँ पर एम एल टी माइनस टू और ये प्लस वन है, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन। ये आवेग के लिए हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दाब। तो दाब क्या होता है? तो सीधी सी बात है, देखिए यदि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको दाब को और समझ लो, दाब को समझेंगे तो और मजा आएगा। देखो सीधी सी बात, यदि मैंने ये लिया, ठीक है, ये इधर से, ठीक, और हमने क्या किया, इसको ऐसा प्रेशर किया, मैंने इस पे बल लगाया है ऐसे, ठीक है। तो दाब किस पर निर्भर करता है? दाब हम कह सकते हैं कि एक प्रभाव है, किसका? बल का। दाब किसका प्रभाव है? बल का। जैसे ही आप बल लगाओगे, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बल लगाया है, ये तो जितना ज्यादा बल लगाऊंगा दाब उतना अधिक लगेगा। अर्थात दाब किस पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है? बल पर। जितना ज्यादा हम लगाएंगे, मैं यहाँ पर ऐसे लगा रहा हूँ, देखो ये ऐसे, जितना जोर से दबाऊंगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या लगेगा? दाब लगेगा, है ना। तो बल क्या है? प्रभाव, सॉरी दाब क्या है? प्रभाव। किसका? बल का। जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे मतलब दाब किस पर? बल पे निर्भर किया, ठीक। दूसरी बात, अब यदि मैंने इसको देखो, अभी ये इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है ना, और इस पे मैंने ऐसे दाब लगाया। अब यहीं पर मैं पेन ले लूँ और पेन की नोक है, तो वहां पर जितने जोर से मैंने इसको ऐसे दबाया है, उतने ही जोर से यदि मैं पेन में दबाऊंगा तो पेन में अधिक दाब लगेगा। पेन में ऐसे दबाया तो क्या होगा? दबा। पहली बात तो ये बताओ कि दबेगा क्या? पहली बात तो ये कि मैं उतना दाब लगा पाऊंगा, इतनी सहन शक्ति होगी मेरे अंदर कि पेन से मैं ऐसे करूं, यहाँ पे टोचूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभाव क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों प्रभाव ज्यादा हो रहा है? क्योंकि पेन का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? कम हो जाएगा। पेन का क्षेत्रफल कम और इसका क्षेत्रफल ज्यादा, इसलिए तो मैं जितने जोर से दबा रहे, देखो ये अभी उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वहीं पर मैं आपको बोलूं कि 5 किलो का सामान है, और 5 किलो का सामान, और उसमें जो आपका जो बैग है, बैग में जो बद्दी लगी है उस किसकी लगी है? तार की लगी है। और बोलूं कि आपको यहाँ से 4 किलोमीटर ले जाना है, तो आप उसको ले जा पाओगे? नहीं। लेकिन वहीं पर बद्दी का जो क्षेत्रफल है वो इतना बढ़ा दें, बद्दी का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। आपने देखा होगा जो भी बैग होते हैं, बैग में जो पट्टियां होती हैं उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ताकि जो अपने पास बल का इफेक्ट है वो क्या हो जाए?
उसका जो प्रभाव है बल का प्रभाव कम हो जाए। क्षेत्रफल को क्या कर दिया उसने, कम बढ़ा कर दिया। दिया। क्षेत्रफल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो बल का प्रभाव कम हो गया। बात समझ में आई? क्षेत्रफल बढ़ा देने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। अर्थात दाब किस पर निर्भर करेगा, 1/a क्षेत्रफल, है ना। यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लग रहा है, दाब का प्रभाव क्या है, कम है, बल का प्रभाव कम हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल ज्यादा होने से यहीं पर पेन रखूंगा तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, मुझे जल्द मतलब नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये मतलब दर्द होगा मुझे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम होने से दाब का प्रभाव अधिक होगा, और यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब का प्रभाव कम होगा। इसलिए ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? तो अर्थात दाब बराबर क्या हो जाएगा, तो बल, ये बल है ना, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, तो P इज इक्वल्स टू F/A। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल बटे क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना। तो बल के लिए क्या होता है हमारे पास, mL/t-2। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला बल का हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या होगा, L²। अब ये L² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो mL, ये -2 और ये +1, ये देखो ये 1 है -2, ऐसा हो जाएगा ना भाई। भाग में क्या होता है, दोनों के आधार एक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 और t माइनस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए mL, ये -2 तो -1 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे t माइनस, ये किसका हो गया हमारे पास, दाब के लिए हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी हमारे पास है, बल आघूर्ण है, ठीक है, संवेग आवेग हो गया, संवेग हो गया, दाब हो गया, फिर हमारे पास और भी बहुत सारी राशि हैं, भौतिक राशियां हैं जो कि मूल राशियों से बनी हुई हैं। आपकी बुक्स में सारी भौतिक मतलब लगभग सभी दे दिया है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनको हम जानेंगे, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि उनमें डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, उसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे। ये केवल और केवल क्या था, ये डेमो तक, और आपको ये जानने के लिए था कि ये सारी राशियां जो हैं वो सारी राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि। ये किन से मिलकर बनी हुई है, तो हमने बोला ये मूल राशि से मिलकर बनी हुई है। जैसे दाब किस से मिलकर बना हुआ है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, नई नई और भी हैं। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि वेग प्रवणता है ना, और बहुत सारी राशियां हैं जो मैंने अभी आपकी बुक में और भी दी हुई हैं, तो वो मैंने पूरी नहीं बताई है ना। बलागुण है, टाउ है ना, फिर और भी चीजें हैं, कोणीय संवेग है ना, तो ये सारी राशियां हैं। तो इनको, इनके बारे में मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो करेंगे तो पूरा का पूरा समय चला जाएगा, और भी है ना। तो अब ये जो हमारे पास व्युत्पन्न राशि हमने बनाया है, और ये जो इनके विमेय सूत्र निकाले हैं, ठीक है ना। तो इन विमेय सूत्र का फायदा, एक फायदा तो ये है कि ये बताता है कि ये व्युत्पन्न राशि जो है वो किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है, और किस मूल राशि का ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ता है, और किस तरह से पड़ता है। ये इसके अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमको ये विमेय सूत्र बताता है। और विमेय सूत्र क्या क्या बताता है, तो विमेय सूत्र के एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, कि यहाँ पर विमेय सूत्र के हम क्या करेंगे, वो देखेंगे, क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। इसके विमेय सूत्र के अनुप्रयोग, विमेय सूत्र के अनुप्रयोग, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ये जो हमने निकाला है विमेय सूत्र, उसमें हम उसके जो अनुप्रयोग हैं वो क्या क्या है ना। तो ये क्या करता है बेटा, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बताता है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध निकालने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना,
जांच करनी है। ठीक है। तीसरा, एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन करना। ठीक है। चौथा, संबंध निकालने में, है ना, भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करने में, है ना, भौतिक राशियों में संबंध निकालने में, है ना। और एक और हमारे पास होता है तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे, आज नहीं, उसको हम कल लेंगे। ठीक है। तो ये जो भौतिक राशि में विमेय सूत्र हैं, इनके जो अनुप्रयोग हैं, वो जब आप देखोगे, पहली बात तो इनको अभी थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ भी समझेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे जांच करने में, यदि मैंने बोला आपको, है ना, या संबंध निकालने में बोला, तो इनके एक एक एग्जाम्पल अपन करेंगे, है ना। जैसे भौतिक राशि की जांच करने में, जैसे अपन ने बोला कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, तो ये हमारे पास चलो एक राशि, इसको अपन जानते हैं P इज इक्वल्स टू L/G। ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है। G क्या है, त्वरण, L क्या है, लंबाई है, और T क्या है, आवर्तकाल कहते हैं। ये एक रिलेशन है। ठीक है ना। क्या इसको मैं बताऊंगा आपको, ये एक रिलेशन है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, L/G, मतलब लेंथ अपॉन त्वरण। ठीक है। ये एक दिया हुआ है आपको, तो इसका ये चूंकि आवर्तकाल है, समय है, तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, T हो जाएगा। समय का विमेय सूत्र T होता है ना। यहाँ पर रूट के अंदर में देखिए L का विमेय सूत्र क्या होता है, L, और इस G त्वरण का हमने क्या निकाला हुआ है, तो L/T-2। ये L से ये L, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, +2 हो जाएगा। और ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर भी विमेय सूत्र T है, इसका भी विमेय सूत्र क्या हो गया, सॉल्व करने के। इसका मतलब ये दोनों रिलेशन कैसे हैं, सही है ना। तो ये सत्यता की जांच इस तरह से हम करते हैं, सत्यता की जांच कि दोनों तरफ के जो विमेय सूत्र होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सही होने चाहिए, है ना। तो इससे हम किसी भी भौतिक राशियों में जो संबंध बताता है, उन संबंधों में सत्यता की जांच हम किससे कर सकते हैं, इस विमेय सूत्र से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर। ये आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जांपल आपकी बुक का ही है, मैंने जो लिया हुआ है। ठीक है। और फिर हम एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में भी परिवर्तन करके बताएंगे कि हम उसको कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे CGS से SI से CGS पद्धति, SI यूनिट है, इससे हम CGS में कन्वर्ट करेंगे। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। SI में क्या होता है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है। तो उसमें हम परिवर्तन करेंगे, तो उस विमेय सूत्र का एक और हमारे पास बेनिफिट है या उपयोग है, अनुप्रयोग है कि हम एक राशि से दूसरी भौतिक राशि में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है। और हमको बहुत सारी राशि दी होती है ना, भौतिक राशियां बहुत सारी हमको दी होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उनमें हम संबंध स्थापित करते हैं, अलग अलग दे देगा कि ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है। और यदि हमको उनका विमेय सूत्र पता है तो हम उनके बीच क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, विमेय सूत्र के अनुप्रयोग। इज इट क्लियर। आज के लिए इतना काफी।